की कही बात। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से करेंगे। संजय राउत की गिरफ्तारी पर एक बार फिर से सियासत गर्मा रही है। संजय राउत को कुछ ही देर में अदालत में पेश किया जाएगा। संजय राउत को तिब्बी जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया है। लंबी पूछताछ के बाद संजय राउत को पतराचौल घोटाला केस में ईडी ने बीती शब गिरफ्तार किया है। ख्याल रहे कि 1034 करोड़ से ज्यादा के पतराचौल घोटाले में एजेंसी ने संजय राउत को 27 जुलाई को समन जारी किया था, लेकिन वो पेश नहीं हो सके थे। इससे कबल संजय राउत से ईडी ने 10 घंटों तक पूछताछ की थी। संजय राउत पर जांच में ताउन न करने का इल्जाम है। तो बयानबाजियों का सिलसिला लगातार ईडी से आप देख सकते हैं जारी तस्वीरों में किस तरह से संजय राउत हाथों को हिलाते हुए, और अभी उनके गले में केसरी रंग का स्कार्फ है और उसी के जरिए वो बाकायदा गाड़ी में बैठे हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को एहसास दिलाया है, बताया, कोशिश की है कि जिस तरह से उन्होंने ट्वीट करते हुए डरेंगे नहीं और हारेंगे नहीं और झुकेंगे नहीं, जिस तरह से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया था। और अब यहाँ से वो ईडी कार्यालय से निकल रहे हैं। अब ईडी कार्यालय से निकलने के बाद वो जे अस्पताल जाएंगे, जहाँ पे उनका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद उन्हें बाकायदा लेके आया जाएगा पीएमएलए कोर्ट में, और जहां पे उनको इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। आप देख सकते हैं किस तरह से हलचल पूरी तरीके से तेज हो चुकी है और सभी संजय राउत किस तरह का अपना स्टेटमेंट देते हैं इस पर भी लोगों की निगाहें लगी होगी। देखिए ईडी कार्यालय से किस तरह से गाड़ी निकली है और राउत साहब की, और संजय राउत यहाँ पर अपने शब्दों के हिसाब से संजय राउत गाड़ी से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए लोगों का हाथ हिला के वो अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं और ईडी कार्यालय से जो अधिकारी है वो उनके साथ बैठे हुए हैं। ये सारे जो विजुअल्स आप नजर आ रहे हैं टीवी पे, साफ तौर पे नजर देख सकते हैं किस तरह से कि उन्हें निकलने के बाद किस तरह की कार्रवाई के लिए वो आगे जे अस्पताल जाएंगे और वहां पर आगे की जो प्रोसेस है कंप्लीट की जाएगी। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुंबई से सरोज के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। तो ग्राउंड से तफसीलात फराहम कर रहे थे हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी। कुछ देर पहले की ये तफसीलात हैं जब ईडी ऑफिस से संजय राउत को अस्पताल ले जाया जा रहा था मेडिकल जांच के लिए। आप देख सकते हैं हाथ हिलाते हुए गाड़ी में बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो तेवर पहले था वही तेवर आज भी है। तेवर में कोई तब्दीली संजय राउत की ईडी के जरिए की गई कार्रवाई के बाद नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि वो डरेंगे नहीं। आपको याद होगा नाज़रीन की कल की अगर हम बात करें, जब कल ईडी की टीम सुबह सवेरे उनके मैत्री आवास यानी उनके रिहाइश गाह पर पहुंची थी, उस वक्त एक के बाद एक कई ट्वीट्स उन्होंने किए थे और ये ट्वीट्स में जाहिर करने की कोशिश की थी कि वो डरने वाले नहीं हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी मौजूद हैं। लगातार इस खबर पर उनकी निगाहें बनी हुई हैं, पल पल की अपडेट हम तक फराहम कर रहे हैं। वसीम अंसारी का रुख कर लेते हैं। वसीम, मेडिकल टेस्ट के लिए अब से कुछ देर पहले ले जाया गया है, आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। कितना वक्त लग सकता है मेडिकल टेस्ट के मुकम्मल होने में, और उसके बाद उन्हें कोर्ट में कब प्रोड्यूस किया जाएगा? देखिए कुछ देर पहले जब यहाँ से ईडी कार्यालय से उन्हें संजय राउत को लेकर गए हैं ये जे अस्पताल में। अगर यहाँ से ईडी कार्यालय से लेकर जे अस्पताल की अगर बात करें तो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है, और उसके बाद वो जे अस्पताल अब पहुँच चुके हैं जहाँ पे उनका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद बाकायदा लगभग ये प्रोसेस में ऐसा माना जा रहा है कि लगभग आधे घंटे की और देरी हो सकती है मेडिकल में, और मेडिकल के बाद उन्हें जिस जे अस्पताल से जो कोर्ट पीएमएलए कोर्ट है जहां उन्हें पेश करना है उसकी अगर दूरी की बात करें तो लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि 15 से 20 मिनट में 10 से 15 मिनट में ये दूरी भी तय हो सकती है। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आफ्टर लंच यानी कि 2 से 3 बजे के बीच में संजय राउत को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ पे वहाँ उनके लेकर जो दलीलें हैं ईडी का ऑफिसर के अधिकारियों की वो पेश की जाएगी। जिस तरह का पूरा प्रोसेस है, अगर ईडी किसी को कोर्ट में पेश करती है तो उससे पहले उसका मेडिकल कराती है, मेडिकल के बाद फिर उन्हें कोर्ट में ले जाया जाता है। कोशिश यही होगी ईडी की कि किसी भी तरीके से उन्हें अपने जो हिरासत में लिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाई जाए, क्योंकि जो उन्होंने आरोप लगाए हैं खास करके
ट्रांजैक्शंस को लेकर, उनकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर उस पर वो जांच में सहयोग नहीं दे रहे हैं संजय राउत। इस तरह की कहीं ना कहीं कंप्लेंट अपने अधिकारियों से करी थी, उच्च अधिकारियों से, ईडी के अधिकारियों ने, जिसके बाद उन्हें डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारी हुई उनकी। और अब जिस तरह से आगे के प्रोसेस चल रहे हैं, क्योंकि महज सिर्फ एक पत्रा वाला चाल में बहुत सारे ऐसे पन्ने हैं जिसको खंगालना ईडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया है कि ये 1000 करोड़ से ऊपर का घोटाला बताया जा रहा है। तो दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं 50 लाख के, जो पहले भी संजय राउत कह चुके हैं कि उन्होंने उधार के तौर पर लिया था, जो वापस कर दिया है, जो ट्रांजेक्शन में साफ तौर पे बैंकिंग में दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन वो पैसे आए हैं तो कहाँ इन्वेस्ट किए गए हैं? जैसे उनकी 2 प्रॉपर्टीज़ उन्होंने खरीदी है तो कहाँ खरीदी, उसके पैसे कहाँ से आए? ये ऐसे कई सवाल ईडी सामने खड़ी कर सकती है और उसी को लेकर वो रिमांड मांगेगी संजय राउत की। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कोशिश होगी कि रिमांड ज़्यादा से ज़्यादा दिन लिया जाए ताकि इस पूरे मामले की और भी अच्छे तरीके से छानबीन की जा सके। बिल्कुल। वसीम, इस वक्त हम आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इसी खबर से जुड़ी हुई खबर है कि संजय राउत के अहले खाना से उद्धव ठाकरे मुलाकात करेंगे। भांडुप में उनकी रिहाइश गाह पर जाएंगे उद्धव ठाकरे। संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार किया। जैसा कि नाज़रीन हम इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। अभी मेडिकल जांच के लिए उन्हें ले जाया गया है, फिर उसके बाद पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। संजय राउत को ग्राउंड रिपोर्टिंग वसीम अंसारी मुंबई से जुड़कर हमें फराहम कर रहे हैं। संजय राउत के अहले खाना से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे साबिक वजीर आला महाराष्ट्र मुलाकात करने वाले हैं। भांडुप में उनकी रिहाइश गाह पर जाएंगे उद्धव ठाकरे। कितने बजे वो उद्धव ठाकरे उनके घर पर पहुंचेंगे, इस हवाले से हम आगे आपको जानकारी फराहम करते रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार शिवसेना की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो दरअसल अपोजिशन को डराने के लिए, धमकाने के लिए और गलत इस्तेमाल ईडी एक मरकजी सरकार कर रही है। और ये जो केस बनाया गया है ये सरासर साजिश एक तरह से शिवसेना की तरफ से कही जा रही है। अब देखना ही होगा कि संजय राउत के अहले खाना से जब उद्धव ठाकरे मुलाकात करने पहुंचेंगे तो वो क्या कहते हैं उनके घर वालों से। वसीम अंसारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वसीम, इस हवाले से कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है कि उद्धव ठाकरे मुलाकात करने जा रहे हैं, तो क्या उनके साथ कुछ और लीडर होंगे? आदित्य ठाकरे भी होंगे? आदित्य ठाकरे कोकण के दौरे पे हैं तो आदित्य ठाकरे संजय राउत के घर नहीं जा पाएंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे कुछ देर में सेना भवन भी बैठक के लिए जाने वाले हैं। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो मातोश्री से निकल के सबसे पहले भांडुप जाएंगे। भांडुप में संजय राउत के परिवार से मिलेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि जब संजय राउत को ईडी के जो अधिकारी अपने साथ लेके जा रहे थे तो एक वीडियो सामने आया था जिसमें उनकी माँ जो थी संजय राउत की, उनकी जो आंखें थी भरी हुई थी और जिस तरह से उनको एक डर और खौफ उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिखाया था, नमी उनकी आंखों में नजर आ रही थी। और संजय राउत का उनके साथ मिलना एक भावनात्मक वीडियो था जिसको देखकर कई लोगों में एक अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लेकिन इस पूरे मामले में फैमिली कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिस्टर्ब नजर आ रही है। तो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से इस गिरफ्तारी से पहले भी कहा था और ये कहा है कि शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये जो राजनीति है बहुत ही निचले स्तर की राजनीति आ चुकी है और संजय राउत उसी का परिणाम है कि उन्हें अरेस्ट किया गया है। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण भूमिका उद्धव ठाकरे की है, यहाँ पर उनके घर वाले के साथ जाके बताने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी किस तरह से शिवसेना उनके साथ खड़ी हुई है और शिवसेना लगातार उनको अपना समर्थन जरूर देगी। और शिवसैनिक भी लगातार जिस तरह से आक्रामक नजर आए पिछले दिन और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये जो शिवसेना का आक्रामकपना है वो रास्ते पे भी दिखाई देने लगे। बिल्कुल से अंदाजा लगाया जा सकता है वसीम अंसारी, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा जब नवाब मलिक की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, उससे पहले साबिक वजीर दाखिला की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, उस वक्त एनसीपी की तरफ से इस तरह का साथ कहीं ना कहीं नहीं दिखा। लेकिन शिवसेना की तरफ से जो साथ संजय राउत को लेकर दिख रहा है वो लगता है कि ऐसे छोड़ने वाली शिवसेना नहीं है संजय राउत का साथ, और हो सकता है कि लीगल एड या फिर पूरी तरीके से समर्थन देने की बात हो, या हो सकता है कि जैसे घर के बाहर शिवसैनिक बैठे हुए थे जब ईडी उनके घर के अंदर थी, तो हो सकता है सड़कों पर आगे भी शिवसैनिक नजर आए और उद्धव ठाकरे की तरफ से एक मजबूत स्ट्रैटेजी बनाई जाए। जी ज़रूर, जो आज बैठक होगी इस बैठक में इस पे लेकर स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाई जाएगी, क्योंकि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ये ज़रूर जानते हैं कि अब ज़मीनी लड़ाई भी उन्हें लड़नी होगी। कानूनी लड़ाई तो एक तरफ चलने वाली है, जो प्रोसेस है ईडी की तरफ से जो कोर्ट में दिया जाएगा, उसके बाद उनके जो वकील है संजय राउत के वो अपनी दलीलें रखेंगे। दोनों की तरफ से अब कानूनी लड़ाई ज़रूर लड़ी जा सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में अब संजय राउत है या फिर जो दूसरे महाविकास आघाड़ी के नेता थे उन पर जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई और अब भी कई जो नेता है वो ईडी के टारगेट पर
जिस तरह से लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब संजय राउत के बाद अनिल परब का नंबर होगा, क्योंकि उसे भी लेकर कई तरीके से सवालिया निशान उठ चुके हैं। ईडी के उनसे भी जांच कर चुकी है, तो अब उन्हें क्या इस बारे में भी डर लगने लगा, ऐसे भी सवाल उठने लगे हैं। तो ये सारे घोटालों का जहाँ पर्दाफाश करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं पर शिवसेना के लोगों का ये मानना है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है। ये जो ज़मीनी दबाव है उसे लड़ने के लिए ज़मीन पर ही उतरना पड़ेगा। आने वाले महीनों में, आने वाले कुछ दिनों में, अगस्त के महीने में उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र का दौरा भी करने वाला है, इस तरह की जानकारी सामने आई है। और वो उन इलाकों में जाके अपनी स्थिति मजबूत करेंगे जहाँ पे शिवसेना के कई बागी नेता पार्टी छोड़कर चले गए हैं, या फिर जो आम जनता है महाराष्ट्र की, उनके बीच में जाने की कोशिश की जाएगी। और लगातार आदित्य ठाकरे इस दौरे को कंप्लीट कर रहे हैं। आज कोकण में है, इससे पहले हमने देखा था नासिक में थे, तो ऐसी कई जगहों तो शिवसेना के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, एक तरफ से सरकार का छिन जाना और दूसरी तरफ उनके लीडरों को ईडी के राडार पर लाना। तो ऐसे में अब देखना होगा कि मजबूत स्ट्रैटेजी शिवसेना की क्या कुछ होती है। कहीं एनसीपी की तरह ही शिवसेना का अमल तो नहीं रहने वाला है, लेकिन अभी जो मुलाकातें हो रही हैं, जो मीटिंग्स हो रही हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये राहें शिवसेना की जरा मुख्तलिफ होंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए वसीम अंसारी, इस हवाले से मजीद अपडेट फराहम करने के लिए। आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। पार्लियामेंट में आज भी शोर शराबा और हंगामा हो रहा है, जिसके सबब दोनों ऐवानों की कार्रवाई में बार बार रखना पड़ा। अपोजिशन के शोरगुल के बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अपोजिशन ने हुकूमत पर आवाज दबाने का इल्जाम लगाया। इससे कबल आज 11 बजे जैसे ही पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू हुई, तब भी अपोजिशन ने हंगामा किया, जिसके बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी की गई और फिर जब सेशन बैठा उसके बाद 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। मेरा निवेदन आपसे यही है कि जो मुद्दे आपके सामने हमने रखे हैं और खास करके नोटिस भी दिए हैं, उन नोटिस का जिक्र भी आपने नहीं किया। जो झारखंड में हो रहा है, जो महाराष्ट्र में हो रहा है, जो आसाम में और Don't disturb allocate. You are disturbing allocate. You are disturbing allocate. You are the same party. You are disturbing your own allocate. What is that? देखिए गुजरात में अरे ये 100-150 लोग मर चुके हैं और हमने महंगाई मुद्दे पे तो चर्चा के लिए आपसे सतत कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आप उसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहते। वहीं पीयूष गोयल का कहना है कि महंगाई पर कल राज्यसभा में बहस होगी। एग्री किया, प्राइस राइज पे डिस्कशन कल होगा, इसके ऊपर हम सबने सहमति भी बनाई थी और ये बात हुई थी कि एक बार डेट तय हो जाए तो हाउस अच्छी तरीके से चलेगा सुचारू रूप से। आज लोकसभा में लिस्टेड है, कल राज्यसभा में 2 बजे प्राइस राइज पे डिस्कशन होगा। और जहाँ तक नोटिस का बात है, आज सुबह ही डिस्टर्ब किया तो चेयरमैन हैव टू एडजर्न। तो मुझे लगता है एलओपी की बात हमने एग्री की है, प्राइस राइज पे कल डिस्कशन होगा। अभी हमने लेजिस्लेटिव बिजनेस के लिए और क्वेश्चन आवर के लिए अलाउ करना चाहिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। इस न्यूज $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। श्रीनगर में एक नौजायद बच्चे की मौत पर तनाज़ा बढ़ गया है। फौतशुदा बच्चे के वालिदैन ने एक प्राइवेट अस्पताल पर लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है और अब डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने इस मसले पर जांच कमेटी बनाने की बात कही है। वालिदैन का इल्जाम है कि बच्चे की इस निजी अस्पताल में पैदाइश के बाद वैक्सीन लगवाने के बाद सूजन पैदा हुई जो इन्फेक्शन में तब्दील हुई और 2 दिन बाद बच्चे की मौत हुई। घर वालों का इल्जाम है कि अस्पताल इंतजामिया का कोई भी अस्पताल में एहलकार मौजूद नहीं था और इन्हें मजबूरन अपनी गाड़ी में अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा और वहां दाखिले का इंतज़ाम करना पड़ा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन पूरे बदन में फैल गया। जब मैं डिलीवरी दे रही थी उसके बाद मुझे जो पेन फील हो रहा था अपने बच्चे को देख के वो सब दूर हो गया, लेकिन इस टाइम मेरा बेबी नहीं है। मैं क्या करूँ अब उसके बगैर? मैं पेन कैसे सहूँ? हमारा तो खुद की इज्जत करो प्लीज। मैं नहीं चाहती कि आप किसी और के साथ हो। जो मुझ पे बीत रही है मैं नहीं चाहती किसी और के साथ। ये मेरा पहला बेबी था। हमने जब देखा तो जहाँ पे वैक्सीन लगी थी वहां पे उनका पूरा ये सूज गया था। उसके बाद हमने इन्हें बोला कि आपका पीडियाट्रिशियन कहाँ है, उनको बुलाइए। मतलब ही वाज नॉट प्रेजेंट एट दैट प्लेस। सो उनके साथ हमने फिर फोन पे बात भी की तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, बोला कि मैं अभी आउटसाइड हूँ। मतलब वहां पे कोई था ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि मतलब डिलीवरीज बस पैसा कमाने के लिए इन्होंने ये बिजनेस खोल रखा है कि डिलीवरी होगी मतलब औरत की, उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर कुछ भी नहीं है। और जैसे कि मतलब वहां पे अगर बच्चे का जन्म होता है तो वहां पे डॉक्टर होना बहुत जरूरी है, पीडियाट्रिशियन खासकर, ताकि वो देखे कि बच्चे की हालत कैसी है, कोई केयर की जरूरत तो नहीं। गुज़िश्ता रोज कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करना में कोथाडिया गांव में एक कार के गहरी खाई में गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई जबकि 4 अफराद जख्मी हुए हैं। कुपवाड़ा से करना जाने वाली कार नाचिया इलाके में खाई में गिर गई। जख्मी अफराद को करना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में एनआईए के जरिए कल कई मकामात पर की गई छापेमार कार्रवाई और गिरफ्तार किए गए मुश्तबा दहशतगर्दों के मामले में एनआईए को टेरर फंडिंग के कई अहम सबूत मिले हैं। गिरफ्तार किए गए मुश्तबा दहशतगर्दों के अकाउंट के साथ उनके रिश्तेदारों के भी बैंक अकाउंट को एनआईए के जरिए खंगाला जा रहा है। एनआईए के जरिए राजधानी भोपाल और रायसेन के कई मकामात पर कल की गई छापेमार कार्रवाई के बाद जुबैर मंसूरी और हाफिज अनस के साथ कई लोगों को गिरफ्तार करके जहां तफ्तीश की जा रही है, वहीं उनके जरिए सोशल मीडिया पर काबिल एतराज पोस्ट शेयर करने और खवातीन के नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट के जरिए जिहादी लिटरेचर को आम करने का मामला भी सामने आया है। 2 लोग कल उन्होंने हिरासत में लिए थे, एक मोहम्मद अनस और एक मोहम्मद जुबैर। पूछताछ की दृष्टि से इनको हिरासत में लिया था और पूछताछ के बाद में एक टेलीग्राम वगैरह जो बनाए हुए थे उसकी दृष्टि से ISI के नाम से बनाए हुए थे, उसकी दृष्टि से इनके मोबाइल, लैपटॉप इन सब का क्लोन तैयार करके वो ले गए हैं।
160 के नोटिस के तहत इन्हें तलब किया था। ये विषय मध्य प्रदेश का इसमें कुछ भी नहीं है, मध्य प्रदेश से बाहर का विषय। सेंट्रल एजेंसी पूछताछ के लिए आई थी। ये बिहार के फुलवारी शरीफ आतंकवादी केस के सिलसिले में कल 6 जिलों सहित 6 राज्यों के 13 जिलों में दबिश दी थी, जिनमें मध्य प्रदेश के भोपाल और रायसेन जिले दोनों थे। 2 संदिग्ध जो वो मानते थे, जुबैर मंसूरी और हाफिज अनस को हिरासत में लिया था और उसके बाद में उन्हें छोड़ दिया है। इस सिलसिले में सिलवानी में भी छापे उन्होंने मारे थे। तो नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे, जो कि मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला हैं। उन्होंने इस छापेमार कार्रवाई और गिरफ्तारी के हवाले से मजीद अपडेट फराहम की और इस वक्त एनआईए के हवाले से क्या कुछ और मजीद जानकारी मिली है, कल से लेकर आज तक में ये आ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़ रहे। मेहताब, एनआईए के जरिए कल कई मकामात पर छापे मारे गए, भोपाल और रायसेन में 2 गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। एनआईए की टीम मजीद क्या कुछ तहकीकात कर रही? कहा जा रहा है कि बैंक अकाउंट और उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों को भी खंगालने की कोशिश जारी है। अहम सबूत क्या क्या एनआईए के पास पहुंचे? सना बता दें, इसमें जो सबूत है, जो बुनियादी तौर पर जो काम किया जा रहा है, उसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि सोशल मीडिया पर जो है काबिल एतराज़ मवाद को जो है शेयर करने का मामला है। दूसरा यह है कि हाफिज अनस के मदरसे में एक बच्चा माइनर जो पढ़ता है, उसके अकाउंट में करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन का मामला है। अब सवाल ये कि इतना करोड़ रुपए उसके अकाउंट में कहां से आए, उसको लेकर एनआईए जांच कर रही है। हालांकि कल जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, चाहे जुबैर मंसूरी की बात करें या अनस या उनके साथ जो और लोग गिरफ्तार किए गए थे, सबको छोड़ दिया, रिहा कर दिया गया है। लेकिन 8 अगस्त को इन लोगों को दिल्ली में फिर बुलाया गया है 160 के तहत, ताकि वहां पर इनसे जो है मजीद तफ्तीश की जा सके। वही तमाम पहलू यही है कि जो ट्रांजैक्शन जो हुआ है, जो टेरर फंडिंग की बात की जा रही है, ये करोड़ रुपए वो कहां से आए और इसको देने वाले कौन लोग हैं। और दूसरी बात है, जो लिटरेचर जो शेयर किया गया है, उसको लेकर तो तमाम पहलुओं पर एनआईए जांच कर रही है, क्योंकि जिन लोगों को जो है तहवील में लिया गया था उनको रिहा कर दिया गया, उनके खिलाफ गिरफ्तारी को दूसरे कोई मामले दर्ज नहीं किए गए। लेकिन एनआईए की तमाम पहलुओं पर नजर बनी हुई है। अब बुनियादी सवाल वही है कि वो पैसा जो ट्रांजैक्शन किया गया उस माइनर के अकाउंट में, वो कहां से आया, और उसी को लेकर तमाम पहलुओं पर एनआईए अपनी तहकीक को मजीद रफ्तार दे रही है। बिल्कुल मेहताब आलम, इससे ये साफ जाहिर होता है कि बहुत बड़ा केस नहीं बनता इनके खिलाफ, क्योंकि एनआईए अगर किसी कोई टेरर फंडिंग मामले में या इस तरह से जुड़ी कार्रवाइयों के मामले में अगर हिरासत में लेती है या उनके राडार पर आते हैं, तो इतनी जल्दी रिहाई मुमकिन नहीं होती है। देखिए सना, इसमें कई पहलुओं को समझने की जरूरत है। एनआईए छोड़ने के बाद भी तमाम पहलुओं पर नजर रखती है। ये लोग रिहा होने के बाद किन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो अकाउंट की जांच की जा रही है, वो न सिर्फ जो है जुबैर और अनस के अकाउंट के, बल्कि उनके जो रिश्तेदार हैं उनके अकाउंट की भी जांच की जा रही है कि इनका जो अपना कारोबार क्या है, इनके पैसे जो ट्रांजैक्शन वो क्या है, और जो इनके मदरसे चल रहे हैं उस मदरसे में जो पैसे आए हैं वो करोड़ रुपए कहाँ से आए हैं, उसकी जांच की जा रही है। और जब तक इसके तमाम पहलू पर जो है यकीनी तौर पर एनआईए नहीं पहुंच जाती है, तब ये लोग एनआईए की रडार पर ही रहेंगे। तो गिरफ्तार किए गए लोगों की तरफ से कुछ बताया गया कि इतने करोड़ों की इमलाक आखिर कहां से आई? इब्तदाई तौर पर जिन्हें रिहा कर दिया गया है, अगर अनस की बात करें, हाफिज अनस की बात करें, जिनका मदरसा चल रहा है और माइनर के अकाउंट में इतना इमलाक ट्रांसफर किया गया है, तो क्या उनकी तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया है मेहताब आलम? देखिए, इस सिलसिले में हमने जो है बात करने की कोशिश की दारुल उलूम के है, तो वहाँ पर असातिज़ा का कहना है कि एनआईए चूंकि जांच कर रही है, इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कहेंगे जब तक एनआईए की तरफ से उनको क्लीन चिट नहीं मिल जाती है। और जहाँ तक हाफिज अनस की बात है, तो हाफिज अनस का एक भाई जो है स्विट्जरलैंड में है, और उस पर जो है एनआईए अपनी मजीद तहकीक कर रही है कि वो स्विट्जरलैंड कैसे गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्विट्जरलैंड से उनके जरिया ये अमाउंट भेजा गया है, और वो अमाउंट जो है अनस के और घर के लोगों को न भेजकर, बल्कि मदरसे में पढ़ने वाले एक माइनर के अकाउंट में भेजा गया, जिसका ट्रांजेक्शन के जरिए किया जा रहा है, उस पहलू पर भी जांच की जा रही है। बिल्कुल, तो एनआईए की तरफ से हर पहलू पर नजर रखी जा रही है, जांच की जा रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से अपडेट फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अलीगढ़ की खबर है जिसका रुख कर लेते हैं। माह मुहर्रम का आगाज हो चुका है और आशूरा के रोज अलम और ताजियों के निकलने वाले जुलूस को लेकर आज जिला इंतजामिया के जिम्मेदारान ने करबला का मुआयना करते हुए तमाम तैयारियों का जायजा लिया। अलीगढ़ के एडीएम
डीएम सिटी राकेश पटेल और एसपी सिटी कुलदीप सिंह ने करबला कमेटी के मुतवल्ली सैयद मुख्तार जैदी व दीगर जिम्मेदारान से मुलाकात करते हुए करबला का मुआयना किया। इस दौरान जिला इंतजामिया के जिम्मेदारान का कहना था कि तयशुदा रास्तों से होते हुए जुलूस करबला पहुंचेंगी और पुलिस के माकूल इंतजामात रहेंगे। वहीं करबला मुंतजमीन ने बताया कि जिला इंतजामिया से बात हो गई है, सब कुछ 2 साल पहले की तरह किया जाएगा। करबला में यहाँ पर हैं और जो इंतजामिया कमेटी है उनके साथ अभी हम लोगों की बातचीत हुई, देखा भी गया मौका भी, जहाँ भी जिस तरह की तैयारियाँ होनी है, कहाँ नगर निगम से गड्ढे खोदे जाने हैं, कहाँ पे दफन होंगे ताजिए, भीड़ कितनी रहेगी और पुलिस कितनी लगानी पड़ेगी, वॉलंटियर होंगे हमारे और स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो SPOs होते हैं उनकी भी व्यवस्था रहेगी। रूट जो क्लियर रखना है उसके लिए इस क्षेत्र के हमारे थानाध्यक्ष भी जो भी हैं सब मौजूद हैं, सब लोगों ने देख लिया। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पल पल अपडेट महाराष्ट्र से सामने आ रही है। पत्राचाल घोटाले में ईडी की जांच में बड़ी पेशरफ्त हुई है। गिरफ्तार संजय राउत को तहवील में लेने का करेगी मुतालबा। संजय राउत जांच में नहीं कर रहे हैं ताउन, ये ईडी ने इंकशाफ किया है। पैसे की लेन देन में राउत को फायदा भी हुआ है। जब्त दस्तावेजात की बुनियाद पर राउत को गिरफ्तार किया है, ईडी ने कहा है। गिरफ्तारी के बाद ईडी का रद्द-ए-अमल सामने आया है। पत्राचाल घोटाले में ईडी की जांच में बड़ी पेशरफ्त ये होती हुई दिखाई दे रही है। गिरफ्तार किए गए संजय राउत को तहवील में लेने का मुतालबा आज ईडी की जानिब से किया जाएगा, क्योंकि अभी उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है। तकरीबन आधे घंटे का और वक्त बचा है जब उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा और उस वक्त ईडी ने अपना स्टैंड जाहिर कर दिया है कि ईडी कोर्ट में जब संजय राउत को प्रोड्यूस करेगी उस वक्त मजीद तहवील मांगेगी कोर्ट से। संजय राउत जांच में ताउन नहीं कर रहे हैं, ऐसा ईडी का कहना है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आगे भी आपको इस हवाले से अपडेट देते रहेंगे। आदाब।